रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 25। कान खोल कर सुन लो सब लोग, अगर मैग्ना को कुछ हो गया तो अच्छा ना होगा। और कान खोल कर सुन लो तुम सब भी, अगर कैंप में आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो हरकत करने वाले की सज़ा मौत होगी। मैंने कहा देख लेंगे हम भी, उन्होंने कहा और फिर वो बेहोश मैग्ना को अपने साथ ले गए। सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी। तमाम जिम्मेदार अफराद सर जोड़ कर बैठ गए। उनमें नवाब साहब भी शामिल थे। उन्हें ख़ास तौर से वहाँ लाया गया था। लेकिन तुम वहाँ क्या करने गए थे? नवाब साहब ने पहली बार खुश्क लहजे में मुझे मुखातब किया। मैंने चौंक कर नवाब साहब की शक्ल देखी। क्या मुझसे कोई गलती हुई नवाब साहब? मुझे इस बात का जवाब दो, तुम डनीला के ताक़ब में वहाँ क्यों गए थे? मैं किसी के ताक़ब में नहीं गया था नवाब साहब, इत्तफाक से उधर जा निकला, मैंने जवाब दिया। मुझे इस बात से इख्तलाफ है मैकार्ड। क्या मतलब? मैकार्ड हैरत से बोला। ये रकाबत का मामला भी हो सकता है, लेकिन लड़की ने यही बताया है फिरोजुद्दीन, मैकार्ड बोला। तब भी सज़ा देने का हक सरफराज को ना था। मैंने उसे सज़ा नहीं दी, सिर्फ उसे बचाया है नवाब साहब। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, नवाब साहब सर्द लहजे में बोले। मैं खामोश हो गया। बहरहाल फिर मैं वहाँ से चला आया। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि इन लोगों को छोड़ दूँ। यहाँ की फ़िज़ा भी ख़राब हो गई है और बहरहाल मुझे उनसे अलहदा होना ही था। दूसरी सुबह भी माहौल कशीदा था। कौसर अपने ट्रेलर से निकले ही नहीं थी। मैं जानता था कि हालात ठीक नहीं, इसलिए मैंने पिस्तौल के चैम्बर भरकर अपने लिबास में छुपा लिया था। सफ़र की आज तैयारियां नहीं हुई। मैग्ना की हालत ठीक नहीं थी। उसे होश आ गया था, लेकिन अभी उसने किसी से बात नहीं की थी। 10 बजे सब लोग जमा हो गए। मैग्ना को एक कैनूस स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले आया गया। उसके साथी जोश में भरे हुए थे। बाहर निकलते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, सरफराज को बाहर लाओ, सरफराज को बाहर लाओ। सारे लोग एक जगह जमा हो गए। उनमें लड़कियां नहीं थी, बाकी तमाम मर्द मौजूद थे। मैं कहीं नहीं गया, यहाँ मौजूद हूँ, मैंने गुर्राते हुए कहा। टोबो और उसके साथी गर्दनें उठा उठा कर देखने लगे। वो सब हस्बे मामूल अपने कामों में मसरूफ़ थे। तुम्हारी तबीयत कैसी है मैग्ना? डॉक्टर मैकार्ड ने पूछा। ठीक हूँ, मैग्ना खूनी निगाहों से मुझे देखते हुए बोला। वो सहारा लेकर उठ गया था। तुमने इतनी शराब क्यों पी के होश में ना रहो? मैं होश में था। इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर डनीला पर दस्तराजी की, मैकार्ड ने कहा। डनीला? मकीना हैरत से बोला। हाँ, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने रात को उस पर मुजरमाना हमला करने की कोशिश की। ओह, लेकिन वो डनीला नहीं थी। क्या मतलब? तो ये ड्रामा खेला गया है, मकीना ने नफरत ज़दा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा हाथ जेब की जानब रेंग गया। ये ठीक है कि मैंने अपनी महबूबा से उसकी आगोश तलब की थी, लेकिन वो डनीला नहीं बल्कि, और मेरे पिस्तौल से फायर हुआ। गोली मैग्ना के हलक में दाखिल होकर गद्दी से निकल गई। तमाम लोग लर्ज़ गए थे। दूसरा और फिर तीसरा फायर हुआ, जिसमें से एक गोली मैग्ना के सर में लगी थी और दूसरी दिल के मकाम पर। मैग्ना तड़पता हुआ जिस्म स्ट्रेचर से नीचे आ गिरा। पकड़ो, मारो, खूनी है, कत्ल हो गया, सहमे हुए लोग चीखे। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मैं पीछे हट गया। पिस्तौल फेंक दो जलील कमीने, नवाब साहब मेरे ऊपर दौड़ पड़े, लेकिन मैं कुछ और पीछे हट गया।
मैं उस वक्त किसी के साथ रियायत नहीं करूंगा नवाब साहब, मैंने खौफनाक अंदाज में कहा। तो मार दे मुझे गोली, मार दे, मैं ही तुझे लाया था। और अचानक मैगना के साथी मेरे ऊपर झपटे। मैंने पिस्तौल से एक और फायर कर दिया और एक गोली मैगना के एक साथी की टांग में लगी। बस खेल ख़त्म कर दो। अचानक टोबो की खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी और सब चौंक पड़े। टोबो और उसके साथी राइफलें ताने हुए खड़े थे और फिर उनमें से एक ने करोड़ के शाने पर राइफल का दस्ता मारकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। अगर किसी ने मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भून कर रख दिया जाएगा, टोबो बोला। टोबो, कर्नल डिक्सन गुराया। हम सिर्फ किराए के आदमी हैं कर्नल, किसी के गुलाम नहीं, हम मास्टर के साथ हैं। पीछे हट जाओ सब लोग, वरना सब की लाशें यहाँ पड़ी होंगी। टोबो का अंदाज ही ऐसा था कि जो कह रहा है कर दिखाएगा। टोबो की इस भरपूर मदाखलत पर मैं भी दंग रह गया था। लेकिन टोबो, उसने कर्नल डिक्सन ने कहना चाहा, पहले तुम सब सिमट कर एक जगह जमा हो जाओ, उसके बाद बात करूंगा, टोबो ने कहा। और स्याह पहाड़ से सब खौफजदा हो गए, यहाँ तक कि नवाब साहब भी दूसरे लोगों के साथ जा खड़े हुए। हाँ, अब कहो क्या कहना चाहते हो? इसने मैगना को कत्ल कर दिया, मेकार्ड बोला। यही मुनासिब होगा, टोबो लापरवाही से बोला। लेकिन सुनो, तुम सबसे ज़्यादा मास्टर को मैं जानता हूँ। तुम सब अंधे हो, उन्होंने जो कुछ किया है वो ज़रूरी होगा। तुम सब गधे हो। मास्टर, ये जगह अब हमारे रहने के काबिल नहीं है, हम अभी इन सब को छोड़ दें तो बेहतर है। ठीक है टोबो, अपने दो साथियों से कहो कि जीप तैयार कर लें, अपने हिस्से की सारी चीज़ें इसमें भर लें, हम चलेंगे। ओके चीफ, टोबो ने कहा। फिर उसके दो साथी और खुद सबको कवर किए खड़े रहे और बाकी दो साथी जीप तैयार करने लगे। तेरे बारे में मैंने शदीद धोखा खाया है, काश कि मैं तुझे पहचान सकता। हाँ नवाब साहब, काश आप मुझे पहचान सकते। मैं सबसे शर्मिंदा हूँ दोस्तों, तुम इसका बदला मुझसे ले सकते हो, नवाब साहब दूसरों से बोले। किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया था। टोबो के साथियों ने जीप तैयार कर ली, ज़रूरत का हर सामान ले लिया गया और फिर वो जीप हमारे पास ले आई और हम राइफलों से उन्हें कवर किए हुए जीप में आ बैठे। खुदा हाफ़िज़ नवाब साहब, ज़िंदगी के किसी दौर में हकीकत मालूम हो जाए तो खलूसे दिल से मुझे माफ़ कर देना, मैंने कहा और टोबो के साथी ने जीप आगे बढ़ा दी। राइफलों की पौंड से निकलते ही मैगना के दूसरे साथी दूसरी जीप की तरफ दौड़े। हम काफ़ी आगे निकल चुके थे, लेकिन बहरहाल जीप स्टार्ट करके वो हमारे पीछे चल पड़े। लेकिन टोबो और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और ताक़ुब करने वाले जोशीले ठंडे पड़ गए। पिछली जीप रुक गई। मैं अब भी साकत था, मेरा दिल रो रहा था। जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ था। मैं नवाब साहब को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल अब गुंजाइश नहीं रही थी और यूं अचानक मेरी ज़िंदगी का तीसरा सफ़र शुरू हो गया था। किस किस को छोड़ने का गम करता, अपने ही छूट गए थे। सारा घर बार, भाई बहन, सब कुछ छूट गया था। फिर नवाब साहब का घराना और दूसरे। ज़िंदगी यही है, हर एहसास, हर गम को फना कर देना ज़रूरी है, वरना वो ज़िंदगी को चाट जाते हैं। टोबो का साथी खामोशी से ड्राइवर कर रहा था। फिर काफ़ी दूर निकल आने के बाद टोबो ने पूछा, हुआ क्या था मास्टर? तुमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया? नहीं, सब कुछ अचानक हुआ था। फिर तुमने सूरत हाल का अंदाज़ा कैसे किया? जब तुमने फायर किए हम उसी वक्त समझ गए थे कि कोई गड़बड़ है और चूंकि एक तरफ तुम थे इसलिए हम राइफलें निकाल लाए। तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम टोबो? बिल्कुल नहीं मास्टर। फिर तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि तुम हम में से थे। और टोबो, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। तुम जो भी हो, बस स्याह नस्ल से नहीं हो। काश कि तुम्हारी जिल्द भी हमारी जैसे स्याह होती। ना जाने तुम्हारी सफ़ेद चमड़ी के नीचे हमारे जैसा सादा दिल कहाँ से आ गया। मेरे दिल के बारे में तुम क्या जानो टोबो? अंदरूनी आवाज़ों को दबाना बहुत मुश्किल है मास्टर, और अंदरूनी आवाज़ सच्ची होती है। हमारे दिलों ने तुम्हें अपना मान लिया है, बस इसके बाद और क्या गुंजाइश है। हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। उस बदबख्त ने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी और तुमने उसे मारा। हाँ, क्या बुरा किया था, लेकिन दूसरे लोग उसी की तरफदारी कर रहे थे। हाँ, तब तो गलती हुई मास्टर, उनमें से 2-4 को और मारना चाहिए था। टोबो ने दांत पीसते हुए कहा, ये सफ़ेद चमड़ी वाले तो होते ही बेगैरत हैं। मगर मास्टर, तुम्हारे साथी को क्या हो गया? वो हकीकत से ला इल्म थे। ओह, ये बात है, तभी तो मैंने कहा
बहरहाल छोड़ो मास्टर, परवाह किस बात की है, हम उनसे अलहदा रहकर काम करेंगे। दूसरों की तो मुझे परवाह नहीं है, मेरा साथी नेक है, तुम कहो तो उसे रात को अगवा कर लेंगे। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, जो खो गया उसे भूल जाओ। गुड, और यही हमारा फ़लसफ़ा है मास्टर। ठीक है टोबो, अब बताओ आइंदा क्या किया जाए। हम नीति का चलेंगे मास्टर, जहन्नम में जाने दो इन सब को। हम हीरे हासिल करेंगे और फिर वापस चलेंगे। ओके टोबो, मैंने भी खुश दिली से कहा, और फिर हमारा सफ़र जारी हो गया। ये स्याह चेहरे वाले वाकई अजीम थे। यूँ हमें पहली रात एक मखसूस हत्थे में गुजारना पड़ी। टोबो ने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। खाने पीने का बंदोबस्त किया गया और फिर रात को हम जीप में ही लेट गए। हम कल पहाड़ी दीवार पार करेंगे मास्टर, और उसके बाद नदी के किनारे किनारे नीतिका का सफ़र करेंगे। ठीक है टोबो। और हाँ, क्या तुमने पेट्रोल भी भर रखा है? फिक्र मत करो मास्टर, तुम्हारे टोबो इंतजामात मुकम्मल किए हैं, और फिर हम ऐसे कमज़ोर तो नहीं कि किसी जगह मार खा जाएं। तुम अजीम हो मेरी जान। मैंने कहा, नहीं मास्टर, अजीम तुम हो जिसने हमारे दिलों पर कब्ज़ा कर लिया है। टोबो ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हम सोने के लिए लेट गए। टोबो और उसके साथी जल्द ही सो गए, लेकिन मुझे काफ़ी रात गए तक नींद नहीं आई। दूसरी सुबह काफ़ी खुशगवार थी। इब्तदाई 2 घंटे हथियारों की मशक में मसरूफ़ होंगे मास्टर, उसके बाद हम सफ़र करेंगे। ओके। फिर हमने हल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद टोबो कुल्हाड़ियाँ लेकर मैदान में आ गया। उसने बड़ी महारत से मुझे कुल्हाड़ी चलाना सिखाई और 2 घंटे तक हमने खूब मशक की। खुशी की बात है मास्टर कि जो कुछ तुम्हें बताया जाता है तुम्हारे हाथों पर नक्श हो जाता है। शुक्रिया टोबो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद हमने बकिया नाश्ता किया और फिर रवानगी के लिए तैयार हो गए। हम सब आज़ाद थे, इसीलिए जीप की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ रही, और फिर शाम होते होते हमने पहाड़ी का आखिरी सिरा छोड़ दिया। पहाड़ से हम दूसरी तरफ घूम गए थे। टोबो ने एक रास्ते का इंतखाब किया और हम सब उस पर चल पड़े। कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। हम सफ़र करते रहे और फिर शाम के झटपटे में हमें एक कराल नज़र आया। वो शायद फरजान आमरी का कराल है। मैंने कहा, ये कौन है मास्टर? उनका दोस्त और शायद उन लोगों का रहबर भी। ओहो, तो क्या ख्याल है मास्टर? क्या मतलब? इनका ये रास्ता बंद कर दिया जाए। इसकी क्या ज़रूरत है टोबो? तुम नहीं पसंद करते। ठीक है, टोबो ने कहा। तुम बड़े इंसान हो टोबो, बेहद तावन पसंद। तुमने इसके बारे में तफसील भी नहीं पूछी। ये बात नहीं है मास्टर, बात दरअसल भरोसे और एतमाद की है। तुम बहादुर हो और बहादुर हमेशा काबिल एतमाद है। हम आंखें बंद करके तुम्हारी बात मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ठीक ही होगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र है, और मैं तुम्हारी दोस्ती पर बताऊंगा वो कौन था। जब दरख्त जड़ से उखड़े थे तो तुमने हमारे ट्रेलर तक सफ़र किया था। किसी की इतनी हिम्मत? खैर, ये तुम्हारी मोहब्बत है। बहरहाल मुझे उन लोगों से शदीद इख्तलाफ नहीं है। अगर वो भी नीतिका तक पहुँच कर कुछ हासिल कर लेते हैं तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक मास्टर। और फिर अफ्रीका तो हीरोज़ की दुनिया है। जाने यहाँ से क्या कुछ ले जा चुके हैं और क्या कुछ ले जाते रहेंगे। पर यहाँ के पहाड़ तो सीनों में खजाने ही खजाने पोशीदा हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि फरजान आमरी से मिला जाए या नहीं, जो बेहतर समझो मास्टर। हमारा उससे मिलना बेसूद है, बस नीतिका की तरफ चल पड़ो। ओके लॉर्ड, नोबो ने कहा, और फिर उसने जीप दरियाई नीतिका के किनारे ला खड़ी की। क्या ख्याल है चीफ, रात की क़यामगाह ठीक रहेगी? बिल्कुल, मैंने कहा, और हमने दरिया के किनारे क़याम कर दिया। रात हो चुकी थी। मेरा सीना तो ख्यालात का मखदन था। सारी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर मैं दरिया के किनारे आ बैठा। यही वो जगह थी जहाँ फरजान आमरी की कहानी शुरू हुई थी। वो कहानी जो मुझसे मिलती जुलती थी, लेकिन उसका अंजाम तो बहुत भयानक हुआ था। न जाने क्यों मेरे जहन को एहसास था कि मेरी कहानी भी कहीं फरजान आमरी से ना जा मिले। लेकिन ये तब्दीली, मेरी कहानी तो यहाँ से बदल गई। तब मेरी निगाह दरिया की तह में किसी मुतहरक रोशन शय पर पड़ी, और उससे गहरी नीली रोशनी फूट रही थी और उस शय बहाव के साथ रेंग रही थी। ये क्या है, मैंने सोचा, और उसी वक्त टोबो मेरे पास आया। क्या हो रहा है मास्टर? उसने कहा, और मैं चौंक पड़ा। ये क्या है टोबो? देखो। ओहो, हीरा है मास्टर। फिरोज़ा, तुम उसकी चमक पर खुद गौर कर लो। वो देखो, वो शायद याकूवत है। उसने एक चिंगारी की तरफ इशारा किया और मैं सख्ती में रह गया।
ये हीरे हैं टोबो। हाँ मास्टर, रात की तारीकी में दरिया के सफ़र करने वाले रोशनी की लकीरें खींचते चले जाते हैं। वो देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अलमास है। तो आओ इन्हें पकड़ें। नहीं मास्टर, इन नन्ही किरणों से कहाँ बुझल होते फिरोगे। सब्र करो, आगे बहुत कुछ मिलेगा। और मैं टोबो की शक्ल देखने लगा। फिर मुझे अपनी बेसब्री पर ही आ गई। सॉरी टोबो, लेकिन बहरहाल हीरे ऐसे ही कशिश रखते हैं। हाँ मास्टर, इन चमकदार पत्थरों के सैर से मैं पहले भी वाकिफ़ नहीं था, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर पुरसहर होते हैं। टोबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ टोबो, दरिया के किनारे दूर तक सफ़र करें। पत्थरों का ये सफ़र बड़ा दिलकश है। आओ मास्टर, अफ्रीका ऐसे मनाजर से भरा पड़ा है। यहाँ तो खौफनाक तूफ़ान भी हैं, आदमखोर दरख्त भी हैं जिनकी शाखें इंसानी खून की तलाश में रहती हैं, और सोने के पहाड़ भी हैं। टोबो ने कहा और मैं खामोशी से उसके साथ चलता रहा। रोशनियों का सफ़र जारी था। लड़कते हुए पत्थर चमकते हुए दूर तक नज़र आते और फिर गुम हो जाते। मास्टर, टोबो ने अजीब से लहजे में कहा, तुम इन पत्थरों की चमक से बहुत मुतासर हो ना। हाँ टोबो, तुम्हारी दुनिया में मैं उनकी असलियत से इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे बताओ, ये किस काम आते हैं? जिस्मों की जीनत बनाने के अलावा भी कोई काम इनसे लिया जा सकता है? इन्हें तो हथियार के तौर पर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुम्हारी दुनिया के लोग इन पत्थरों की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। अपने जैसों को जवानों से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुसीबत पड़ने पर मेरी मदद कर सकते हो, मगर ये पत्थर, ये तो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है टोबो, लेकिन बहरहाल लोग इन्हें पूजते हैं। पत्थरों के पुजारी ख्वा खुद सनम तराशते हैं और खुद उनकी पूजा करते हैं। यही है महज़ब दुनिया। इससे तो हम वैशी जंगली लोग अच्छे हैं, जो कम अज़ कम इनके लिए जंग नहीं करते। इन पत्थरों को तुमने ये अहमियत दी है, तुमने इन्हें हीरा कहा। क्या इनकी हैसियत सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी से ज़्यादा है? इंसान ने अपनी ज़रूरतों को नाम दिए हैं टोबो। बहरहाल ये हमारे लिए हैसियत रखते हैं। मैं इनके असूल में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मास्टर। तुम इनकी परवाह मत करो। मुझे अपनी आन के लिए इनकी ज़रूरत है टोबो। तुम्हारी आन हमारा ईमान है मास्टर। आओ वापस चलें। कल हमें दरिया के किनारे किनारे सफ़र करना है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे नीतिका का ही चलेंगे। क्या मतलब? हमें सिर्फ हीरों की तलाश है, ऐसे हीरे जिनकी मिसाल मुश्किल से मिले। हमें हीरे मिल जाएंगे तो हम वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे, टोबो ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। मैं उसके ख्याल से मुतफिक था, और ये ठीक भी था। नीतिका से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ हीरे हासिल करना चाहता था। हीरे जहाँ भी मिले, नीतिका जाना ही क्या ज़रूरी था। चुनाचा मैंने टोबो से पूरा इत्तफाक किया और हम वापस जीप के करीब आ गए, जो हमारा कैंप भी था। टोबो मेरे करीब ही आराम करने लेट गया था। वो खामोशी से चांद को तक रहा था, और इस तरह खामोशी से वक्त गुजरने लगा। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी, और जब चांदनी हो, खामोशी हो, तो जहन माजी तलाश करने लगता है। कैसी अनोखी ज़िंदगी थी मेरी। मैंने ज़िंदगी में तजर्बात को खुद पर मुसल्लत नहीं किया था। मुझे दुनिया को गहरी निगाहों से देखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन हालात खुद ब खुद मुझे इम्तहानात में की दुनिया में घसीट लाए थे। और अजीब थी ये दुनिया भी। कैसी अनोखी थी ये दुनिया। जो ज़हन के किसी गोशे में ना होता हो, वो सामने आता जिसका तस्वर भी ना हो। कितने किनारे थे मेरी ज़िंदगी के घर का माहौल। बुझाई जुलेखा, जो बीमारी ख्वाम का हदफ बन गई, और फिर मेरे दोस्त, उसकी बीवी, जिन्होंने मेरी मदद की थी। फिर फरिश्ता सिफत रशीदुद्दीन अहमद, और कहकशां कौसर, और नवाब फिरोजुद्दीन, और ऐसे ही बहुत से किनारे। और अब ना जाने कदम कौन कौन सी मंजिलों की तरफ उठ रहे थे। ज़हन ख्यालात की चक्की में पिसा जा रहा था। ख्यालात थे कि उमड़ते ही आ रहे थे। तभी टोबो की आवाज़ सुनाई दी, मास्टर। और मैं चौंक पड़ा। टोबो की मदाखलत उस वक़्त खुशगवार थी, क्योंकि परेशान करने वाले ख्यालात मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा और टोबो मुस्कुरा दिया। क्या बात है टोबो? मैंने कहा। नींद नहीं आ रही मास्टर, टोबो ने पुरमोहब्बत आवाज़ में कहा। हाँ टोबो, मैंने गहरी सांस ली। हम कैसे बेबस हैं मास्टर। हमारी आंखें हमारी मर्जी से बंद नहीं होती। खुद को सुकून देने में किस कदर नाकाम हैं। दिमाग पर अपना बस क्यों नहीं होता मास्टर? और टोबो के इस सवाल पर मैं मुस्कुरा दिया।
तुम्हें भी नींद नहीं आ रही टोबो? नहीं आ रही मास्टर। क्यों? बस न जाने दिमाग में कौन कौन से ख्यालात आ रहे हैं। मसलन टोबो, बस यूं ही मास्टर, मेरी ज़िंदगी भी अजीब रही है। हाँ टोबो, ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात खुद ब खुद घुस आते हैं। हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होता, लेकिन वो हम पर न जाने कहाँ से आकर मुसल्लत हो जाते हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मास्टर। बहरहाल छोड़ो इन बातों को। मेरे ख्याल में तो ज़िंदगी सिर्फ दिन रात गुजारने का नाम नहीं है। अगर दिन रात सादगी से गुजर जाएं तो ज़िंदगी दूभर हो जाए। ये छोटे छोटे हादसे ही ज़िंदगी की दिलचस्पी में बरकरार रखते हैं, और हमारी सोच ही तो हमें ज़िंदा रखती है। हाँ टोबो, यही सोच की साथी होती है। अगर तन्हाइयों में भी ये ना हो तो अगर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरा नज़रिया कुछ और है मास्टर। क्या टोबो? माजी की वो यादें जो हमारा सुकून लूटती हैं हमारी दुश्मन होती हैं। क्यों ना हम भी उन्हें दुश्मन तस्वर करके उनसे दुश्मनी का सलूक करें। जहन के किसी गोशे में कदम रखें तो हम उन्हें दूर झटक दें। जो खो गया है मास्टर, उसे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दें और नई चीज़ों के हसूल के लिए सरगर्दा हो जाएं। हाँ, वो जिसे पाने की आरज़ू दिल में हो, अमल की राहों से गुजर कर उस तक पहुँचने की कोशिश की जाए। टोबो के फ़लसफ़ियाना दलाइल मेरे लिए सख्त हैरत अंगेज़ थे। मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। मैंने गलत कहा मास्टर? टोबो ने पूछा। नहीं टोबो, तुम्हारा फ़लसफ़ा मुझे बेहद पसंद आया। शुक्रिया मास्टर, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त भी है। वो क्या टोबो? आज से उदासियों को दूर झटक दो। माजी का एक एक नक्श जहन से मिटा दो। एक नए इंसान बनकर जंगल की ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाओ। अपना मकसद हासिल करो। ख्यालात का बोझ इंसान की सलाहियतों पर असर अंदाज होता है। उस बोझ को जहन से उतार फेंको। मुझे टोबो की तजवीज़ पसंद आई। क्या तुम्हें मेरी राय से इख्तलाफ है मास्टर? नहीं टोबो। तो फिर आज से इस ज़िंदगी को अपना लो। अपना लिया, मैंने कहा, और टोबो छलांग मारकर उठ बैठा। उसने वहशियाना अंदाज में कहा और फिर वो बेतकी अंदाज में उछलने कूदने लगा। साथ ही साथ कुछ गा भी रहा था। यकीनन बेवकत की रागिनी थी, लेकिन हंसी तो मुझे उसके साथियों पर आई। वो गहरी नींद सो रहे थे, घबरा कर उठे और फिर उसी घबराए हुए अंदाज में टोबो के साथ उछलने कूदने लगे, जैसा ही उछल कूद बहुत बड़ा फरीदा हो। मुझे ज़ोर की हंसी आ गई। मैंने उन उछलते कूदते लोगों को देखा और अचानक मेरे जहन में एक बात आई। दर हकीकत ज़िंदगी तो यही है। उस वहशत का हुस्न गरां है और इसे क्यों ना अपना लिया जाए। टोबो ठीक कहता है, और मैं भी उनके साथ उछल कूद में शरीक हो गया। टोबो और उसके साथी खुश हो गए थे और फिर ना जाने कब तक ये उछल कूद जारी रही। फिर एक अजनबी वजूद ने हमारी उस तरंग को तोड़ दिया। यूं ही एक तरफ निगाह उठ गई थी, तब एक हयोला नजर आया और हम चौंक पड़े। ये अजनबी हयोला हमारे दरमियान कहाँ से आ गया? मैंने टोबो के कंधे पर हाथ रख दिया। यस मास्टर, उसने रुक कर कहा। वो उधर देखो टोबो, मैंने कहा। अरे ये कौन है? टोबो भी उछल पड़ा और फिर उसने इतनी फुर्ती से लपक कर राइफल उठाई कि मैं हैरान रह गया। टोबो की राइफल का रुख उसकी तरफ किया और फिर तेज़ी से उसके करीब पहुंच गया। हाथ उठा दो, उसने राइफल की नाल उसके सीने पर टिकाते हुए कहा, और अजनबी ने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैं भी उसके पास पहुंच गया था। मैंने गौर से उसे देखा। आग के शोलों का अक्स अजनबी के चेहरे पर पड़ रहा था। एक काबिल रहम शक्ल नजर आई। सर के बाल छोटे छोटे थे, मूंछें बड़ी लेकिन नीचे को झुकी हुई। उम्र 60 से ऊपर ही थी, लेकिन चाको चौबंद और फुर्तीला मालूम होता था। कद दरमियाना और चेहरे से मफलूमियत बरसती थी। मैंने उसे देखकर गहरी सांस ली। टोबो एक साथी ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से एक शिकारी चाकू के अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ। उसके जिस्म पर शिकारी लेकिन बोसीदा लिबास था। किसी सफ़ेद नस्ल का बाशिंदा ही मालूम होता था। हेलो, मैंने उसे मुखातब किया। हेलो, वो नहीफ आवाज़ में बोला। कौन है तू? स्टोकर, ब्राउन स्टोकर। खूब, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? उसने गहरी सांस ली। ना जाने क्या क्या तलाश कर रहा हूँ। लूटी हुई दुनिया, खोए हुए काफिले, जिगर के टुकड़े, मौत, सज़ा, न जाने क्या क्या तलाश कर रहा हूँ मैं। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं उसे रहम भरी निगाहों से देखने लगा। फिर मैंने टोबो से कहा, टोबो राइफल हटा लो। और टोबो ने एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की। वो राइफल हटाकर पीछे हट गया। तुम अफ्रीकी नहीं हो? स्टोकर ने कहा। हाँ, मैं अफ्रीकी नहीं हूँ, शिकारी हो, यही समझ लो। सोने की तलाश में आए हो? मैंने जवाब दिया। तो मेरे दोस्त, ये इरादा तर्क कर दो।
सब कुछ खो बैठोगे, हाँ कुछ ना रहेगा, सोना फरेब है। ये चमकदार धात जंगल में फैले हुए बेशुमार हशलातर अर्ज से ज्यादा खौफनाक है। हीरो की चमक जहर से भरे हुए नाग की आंखों की चमक होती है। मेरा बशमला है मेरे बच्चे, इस ख्याल को जहन से निकाल दो, अपनी दुनिया में चले जाओ। मैं इस फरेब में आकर अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाओ, अपने आप को इस मुसीबत में ना डालो। बूढ़े ने अजीब अंदाज में कहा और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि जैसे वो चकरा कर गिर पड़ेगा, तब मैंने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। मैंने उसके गर्म जिस्म को गर्म महसूस किया और चौंक पड़ा। वो शायद तुम्हें बुखार है, शायद। उसने गहरी सांस ली। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा दूंगा। मैं उसे सहारा देकर जीप की तरफ लाने लगा। दवा की बजाय अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको तो। ओ हाँ हाँ, तुम भूखे हो। मैंने टोबू के एक साथी से खाने का बंदोबस्त करने के लिए कहा और फिर उसके साथ लेकर जीप में आकर बैठ गया। गालबन कह रहे थे, दोस्त क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि मैंने अपने इस शिकारी चाकू से तकरीबन 10 रोज कबल एक पहाड़ी चूहा शिकार करके खाया था। उसके बाद मुझे कोई चीज़ नहीं मिल सकी। ज़ाहिर है यहाँ शिकार तो बहुत है, लेकिन उसे हाथों से शिकार नहीं किया जा सकता। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उसके सामने खाना पहुँच गया और उस पर वो टूट पड़ा। मैं और टोबो के साथी उसे दिलचस्पी से देखते रहे। उसने सामने रखी हुई एक चीज चट कर डाली और फिर पानी पीकर उसी जगह ज़मीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। हम लोग खामोशी से उसे देखते रहे। उसकी आंखें भी, उसकी सांसें भी गहरी गहरी थी। काफ़ी देर के बाद मैंने उसे आवाज़ दी।